हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य चौहान और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की बायोलॉजी। क्लास 12th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म आज हम पढ़ेंगे। तो पाठ को पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल सुपर नॉलेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारी जो वीडियोस में आपको और भी लिंक मिल जाएंगी और भी वीडियो पढ़ी हैं उनको भी आप देखिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नर जननांग पुंकेसर, यानी जो पुष्पी पादपों में जो नर जननांग होता है, दो जननांग होते हैं, एक मादा जननांग एक नर जननांग। तो जो नर जननांग होता है वो कौन होता है? पुंकेसर। आज हम पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है और इसके अंदर क्या होता है पुंकेसर के अंदर, या पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बनता है। तो आज हम ये जानेंगे। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है पुष्प की संरचना। आप लोगों को नर जनन पुंकेसर पढ़ाने से पहले मुझे पुष्प की संरचना दिखानी पड़ेगी कि पुष्प के अंदर क्या होता है या पुष्प की संरचना जो है वो कैसी होती है। तो ये देखिए, ये पुष्प के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये पुष्प की एक संरचना है। तो पुष्प में दो जननांग होते हैं, एक तो होता है मादा जननांग, एक होता है नर जननांग। ये जो आपको दिख रहा है ये होता है नर जननांग, इसको हम कहते हैं पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं, ये होता है ये वाला जो डंठल के समान संरचना है लंबी सी, इसको हम कहते हैं पुतंतु। इस संरचना को क्या कहते हैं? ये जो डंठल के समान है इस संरचना को हम कहते हैं पुतंतु। और ये जो ऊपर आपको दिख रही है ये दो पालियां हैं, एक और दो, ये दो पालियां हैं। ये जो आपको ऊपर संरचना दिख रही है इसको हम कहते हैं परागकोश। इसको क्या कहते हैं? परागकोश। इस संरचना को कहते हैं परागकोश। ये संरचना है परागकोश और ये है पुतंतु। और ये जो आपको दिख रहा है ये जो फूला हुआ भाग है, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं इस फूले हुए भाग को, जो आपकी फूला हुआ भाग दिख रहा है इसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब आप लोगों को मैं इसका मीन बता देता हूं पहले। पुष्पासन यानी पुष्प का आसन। पुष्पासन का मतलब क्या हुआ? यानी पुष्प का आसन। ये जो होता है ये पुष्प का आसन होता है, ये पुष्पासन, ये फूला हुआ भाग है, ये पुष्प का आसन होता है। मतलब यहीं पर पुष्प रहता है, यहीं पर पुष्प की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जब पुष्प आता है तो वो इसी पर रहता है, इसी पर बैठता है। तो इसको हम पुष्प का आसन कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है पुष्पासन। और ये जो आपको नीचे डंठल के समान यानी डंडे के समान जो संरचना दिख रही है, इस संरचना को हम कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत। वीडियो पॉज करो। तो इस संरचना को, ये जो आपको नीचे डंठल के समान संरचना दिख रही है, ये पुष्पासन के नीचे, ये पूरा पुष्पासन की संरचना ये नीचे डंठल के समान दिख रही है, इसको हम कहते हैं पुष्पवृंत। ये क्या होता है? पुष्पवृंत। और यही जो डंठल के समान ये जो संरचना होती है, यही संरचना ऊपर जाके फूल जाती है। क्या हो जाती है? ये संरचना ऊपर जाके फूल जाती है, इसलिए संरचना का नाम हो जाता है पुष्पासन। जो पुष्प का आसन होता है इसी पर पुष्प आता है और इसी पर पुष्प की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं दलपुंज। दलपुंज, ये होते हैं दलपुंज। ये जब एक होगा, इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? हम दल कहते हैं। जब एक होगा तो उसे हम दल कहेंगे, और जब ये बहुत सारे समूह में मिलेंगे तो इसको कहते हैं हम दलपुंज। और ये जो नीचे दिख रहा है आप लोगों को, ये जो नीचे संरचना दिख रही है पुष्पासन के दोनों तरफ, ये नीचे, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। और ये जो आपको बीच में संरचना दिख रही है अंडे के आकार की, अंडे के समान, इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय। इसे हम क्या कहते हैं? अंडाशय। और ये जो आपको संरचना दिख रही है ये भी डंडे के समान है, ये भी एक डंडे के समान संरचना है, इसको हम कहते हैं वर्तिका। और ये जो आपको ऊपर गोल संरचना दिख रही है, ये जो आपको दिख रही है डिस्क के आकार की वर्तिका के ऊपर गोल संरचना, इस संरचना को कहते हैं हम
तो ये जो आपको गोल डिस्क के आकार की संरचना दिख रही है, ये गोल जो संरचना है वर्तिका के ऊपर, इस संरचना को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये होती है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका, और ये जो होता है ये अंडे के आकार का, इसको हम कहते हैं अंडाशय। ये हमने पढ़ लिया, ये क्या होता है परागकोश, ये होता है पुतंतु जो डंठल के समान संरचना जो पुष्पासन से निकली है, पुष्पासन के ऊपर से, और इसको हम कहते हैं, इसके डंठल जैसे भाग को कहते हैं पुतंतु, और जो ऊपर जो पालियों युक्त जो 2 पाली युक्त भाग है उसको हम कहते हैं परागकोश। तो इस पूरी संरचना को, ये परागकोश और पुतंतु, इस पूरी संरचना से पुंकेसर, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। ये क्या होता है, जो पादप है, पादपों में ये क्या होता है नर जनन भाग होता है, पादपों का नर जननांग भाग होता है पुंकेसर। इस संरचना को कहते हैं हम क्या, पुंकेसर। और ये जो आपको वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय दिख रहा है, इन तीनों को मिला के वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इन तीनों को मिला के ये वाला पूरा भाग कहलाता है क्या, स्त्री केसर। ये जो पादपों में होता है ये स्त्री यानी मादा जननांग भाग होता है स्त्री केसर, और ये भाग होता है नर जननांग। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नर जनन अंग। ये जो भाग होता है ये नर जननांग का होता है, और ये जो स्त्री केसर होता है ये मादा जननांग होता है। अब आप लोगों को ये पूरी संरचना समझ में आ गई कि पुष्प में क्या क्या पाया जाता है। एक बार मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। ये है पुष्प की संरचना, जिसके अंदर पुष्प, ये जो जिसके अंदर क्या मिलता है नर जननांग और मादा जननांग। ये जो पुष्प है, ये पुष्प की संरचना ये नहीं है, ये तो इस पे पुष्प है। ये जो संरचना अगर हम इसको हटा देंगे तो पुष्प की संरचना इतनी रह जाएगी, जिसमें नर जननांग मिलेगा और मादा जननांग। ये इस पर तो पुष्प बैठा है, इसलिए मैंने इसको भी बनाया है आप लोगों के सामने कि पुष्प किस पर बैठता है। तो पुष्प जो बैठता है वो किस पे बैठता है, पुष्पासन पर। जो एक डंठल के समान संरचना होती है उसे पुष्पग्रंथ कहते हैं, और जो ऊपर डंठल के समान जो संरचना होती है वो ऊपर जाके फूल जाती है, जैसे यहाँ पर ये फूल गई है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। और इसी पर पुष्प बैठता है। पुष्प में नर जननांग और स्त्री जननांग होते हैं। तो नर जननांग 2 भागों से मिलकर, नर जननांग पुंकेसर 2 भागों, ये नर जननांग है पुंकेसर, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश से और पुतंतु से। परागकोश और पुतंतु, जो परागकोश होता है वो 2 पाली है, ये 2 पाली दिख रही होंगी, अभी हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। तो ये जो परागकोश है ये 2 पाली युक्त होता है, और जो पुतंतु होता है वो एक डंठल के समान संरचना होती है। स्त्री जननांग है वो 3 भागों से मिलकर बनता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र ये डिस्क के आकार की होती है, और जो वर्तिका है ये डंठल के समान संरचना होती है, मतलब डंडे के समान। और ये जो अंडाशय है, अंडाशय एक अंडे के आकार की होती है, इसको हम गर्भाशयी गुहा भी बोलते हैं, गर्भाशयी गुहा। तो ये हो गई हमारी पूरी संरचना। और ये बाह्यदल पुंज है, जो कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। मैं बता देता हूँ ये कैसे होती है। बाह्यदल पुंज है, ये कैसे होते हैं, हरे रंग के। ये क्या करते हैं, कलिकावस्था में, बाह्यदल पुंज और दल पुंज, ये दोनों कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा। बाह्यदल पुंज जो होते हैं वो रक्षा करते हैं कलिकावस्था में, और दल पुंज भी पौधे की रक्षा करते हैं। तो बाह्यदल पुंज होते हैं ये कलिकावस्था में कैसे रक्षा करते हैं, जब पुष्प खिला नहीं होता है, जब नए नए पुष्प खिलता है उससे पहले की अवस्था, पुष्प खिला नहीं होता है, कलिकावस्था होती है। तो ये बाह्यदल पुंज ये यहाँ नीचे नहीं होते हैं, ये होते हैं पुष्प के ऊपर, एक आवरण के रूप में पुष्प के ऊपर होते हैं, जिससे कोई भी कीट या मतलब कोई भी परागकण इसके अंदर नहीं जा पाता है पुष्प के अंदर। तो ये कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं, और जैसे ही पुष्प खिल जाता है वैसे ही बाह्यदल पुंज जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और दल पुंज भी, जो दल पुंज है वो भी खिलकर ऐसे हो जाते हैं पुष्प के इधर उधर। तो ये मैंने अभी आपको 2 दलपुंज दिखाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक पुष्प में 2 ही दलपुंज होते हैं या 2 बाह्य दलपुंज होते हैं। ये बहुत सारे समूह में पाए जाते हैं, जिन्हें बाह्य दलपुंज या दलपुंज कहते हैं, और इनकी इकाई को बाह्य दल और इनकी इकाई को दल कहते हैं। तो ये पूरी संरचना हो गई पुष्प की। तो अब हम पढ़ेंगे नर जननांग पुंकेसर। अब हम जानेंगे कि पुंकेसर, हमने ये आपको बता दिया कि पुष्प में नर जननांग पुंकेसर मिलता है और मादा जननांग स्त्री केसर। अब हमें सबसे पहले क्या जानना है, नर जननांग जो पुंकेसर है उसकी संरचना कैसी होती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये तुमने देख लिया, परागकोश पुतंतु होते हैं। अब हम इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखेंगे नर जननांग पुंकेसर की संरचना। तो अब हम पूरे पुष्प की संरचना न बनाकर, यानी पूरे पुष्प का चित्र न बनाकर, जो हमने नर जननांग अभी समझा था कि पुष्प में कौन सा भाग नर जननांग होता है, उसी का हम अभी चित्र बनाते हैं और उसके बारे में समझाएंगे। तो उसका ये चित्र बना लेते हैं हम यहाँ।
तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इसका जो भाग है वो नर जननम पुंकेसर, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं नर जननम पुंकेसर पढ़ने जा रहे हैं पादपों में। इसकी मैंने अभी आपको पुष्प की संरचना समझाई थी, उसमें मैंने आपको दिखाया कि मादा जननम क्या होता है और नर जननम क्या होता है, ये भी बताया, और साथ ही साथ में हमने बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे नर जननम पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है पुतंतु, एक होता है परागकोश। ये इसकी संरचना होती है पुंकेसर की, दो भागों से मिलकर बना होता है पुंकेसर, पुतंतु और परागकोश से। इसकी पहले टॉपिक यानी पुतंतु के बारे में हम जानेंगे, पहले भाग के बारे में। जो पुतंतु होती है वो डंठल यानी डंडे के समान संरचना होती है, बस इसमें इतना ही है, ये एक डंडे के समान संरचना होती है। और जो दूसरा भाग है इसका परागकोश, आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। ये जो परागकोश होता है ये कैसा होता है, दो पालियों युक्त। ये जो आपको दिख रहा है ये दो पाली दिख रही होंगी आपको, ये देखिए, इसको मैं ऐसे बना लेते हैं। अब ये मान लो परागकोश है, इसमें आपको ये दो पाली दिख रही है, एक ये और दूसरी ये है, दो पाली। और ये जो दिख रही है डंडे के समान संरचना दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे, पुतंतु। क्या कहेंगे, पुतंतु। और इसको कहेंगे परागकोश। इस संरचना को कहते हैं परागकोश। ये नर जननांग है पादपों में पुंकेसर। अब परागकोश के बारे में जानेंगे। ये दो पाली युक्त संरचना है, एक पाली दो पाली। अब इसकी एक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं, एक पाली में दो कोष्ठक। हम देखें, अगर इसको जो है परागकोश है, इसको अगर हम काट कर देखें तो हमें काट कर देखेंगे, काटने के बाद दिखेगा कि इसके अंदर जो है एक पाली के अंदर दो कोष्ठक हैं, और जो दो पाली होंगी तो उनके अंदर चार कोष्ठक होते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं परागकोश। तो अब हम देखेंगे परागकोश। परागकोश में क्या होता है, ये दो पाली युक्त होता है, पहली पाली और दूसरी पाली। ये दो पाली आपको दिख रही होंगी। एक पाली मतलब एक, अगर हम इसको परागकोश को काटने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसकी पाली में, एक पाली में दो कोष्ठक दिखेंगे हमें। अगर इसकी एक पाली को देखेंगे तो उसमें कितने, एक पाली में दो कोष्ठक दिखेंगे। एक पाली दो कोष्ठक, एक पाली में कितने कोष्ठक दिखेंगे, दो कोष्ठक। और इसकी दोनों पाली में अगर दोनों पाली को देखें तो कितने कोष्ठक दिखेंगे हमें, चार कोष्ठक, चार कोष्ठक। इसकी एक पाली में देखेंगे दो कोष्ठक, दोनों पाली देखेंगे चार कोष्ठक। अब इन कोष्ठकों को, ये जो कोष्ठक मैंने बोला कि ये इतने कोष्ठक दिखेंगे, इन कोष्ठकों को हम कहते हैं लघु बीजाणुदानी। यानी दो पाली में, यानी जो परागकोश की दो पाली हैं, दोनों पालियों में क्या होंगी, चार लघु बीजाणुदानी होंगी। आप लोग जानते होंगे लघु बीजाणुदानी क्या है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। क्या दिखेंगी, चार लघु बीजाणुदानी, ये दिखेंगी दो पाली में। यानी पूरे एक परागकोश में चार लघु बीजाणुदानी होती हैं। एक परागकोश में चार लघु बीजाणुदानी। जो ये संरचना होती है ये कैसी होती है, दो पाली युक्त होती है, और इसकी एक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, यानी दोनों पाली में चार कोष्ठक। और इन कोष्ठकों को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुदानी। यानी इसकी जो दो पाली होंगी उनमें चार लघु बीजाणुदानी होंगी, चार लघु बीजाणुदानी होंगी। अब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे, किसकी, परागकोश की। यानी परागकोश की पूरी अंदर की आंतरिक संरचना हम जानेंगे। इसके अंदर क्या होता है परागकोश के अंदर, इसके अंदर ये लघु बीजाणुदानी होती हैं चार। इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी परागकोश की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। तो अब उसको हम पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल सुपर नॉलेज को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपको आगे के जो पार्ट है, इस पार्ट के आगे की भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा आगे की, वो आपको आसानी से मिल सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पर। तो अब हम देखेंगे क्या, लघु बीजाणुदानी की संरचना। ये परागकोश में अभी बने दे रहा हूँ, ये वाली संरचना को, ये परागकोश है, ये पुतंतु। यहाँ पे मैं लघु बीजाणुदानी की संरचना बना रहा हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड पे ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसी संरचना आपको बना के दिखा रहा हूँ। अगर सही नहीं बने तो आप लोग अपनी कॉपी में सही से बनाना। मैं समझाने के लिए सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूँ, समझाने के लिए बना रहा हूँ। मान लो
ये आप लोगों को जो संरचना दिख रही है क्या है, ये परागकोश की संरचना बनाई है मैंने, परागकोश की आंतरिक संरचना। इसमें जो है ये 4 कोष्ठक आपको दिख रहे होंगे। ये पहला कोष्ठक, दूसरा कोष्ठक, तीसरा कोष्ठक और ये चौथा कोष्ठक। ये दिख रहे हैं आपको। एक पाली में कितने, ये मैंने ये बीच में ये किया डंडा, ये इसीलिए किया है, ये पाली है, पहली पाली, दूसरी पाली। एक पाली में 2 कोष्ठक, 2 पाली में 4 कोष्ठक। अब हम इन्हें लघु बीजाणुदानी कहते हैं इन कोष्ठकों। ये एक लघु बीजाणुदानी, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 लघु बीजाणुदानी है। किसके अंदर, परागकोश के अंदर। परागकोश को किसका भाग है, पुंकेसर का। पुंकेसर क्या है, पादपों में जो नरजनन अंग है वो पुंकेसर है। पुंकेसर का भाग है परागकोश। परागकोश के अंदर ये संरचना मिल रही है 4 लघु बीजाणुदानी। परागकोश की जो परागकोश होती है वो 2 पाली युक्त संरचना होती है। इसकी एक पाली में 2 कोष्ठक, यानी पूरे परागकोश में क्या होते हैं, 4 लघु बीजाणुदानी होती है, 4 कोष्ठक होते हैं। एक बार दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, तो अब हम समझेंगे लघु बीजाणुदानी में। अब लघु बीजाणुदानी की संरचना समझेंगे हम। इसमें जो लघु बीजाणुदानी में पहला टॉपिक है, इस लघु बीजाणुदानी के ऊपर एक संरचना मिलती है आवरण के रूप में, मतलब एक आवरण मिलता है इस संरचना के ऊपर, लघु बीजाणुदानी के ऊपर। उस आवरण को हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। तो हम देखेंगे कि एपिडर्मिस क्या होता है। लघु बीजाणुदानी के ऊपर एक आवरण मिलता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा। आवरण मिलता है लघु बीजाणुदानी के ऊपर जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अब आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये जो लघु बीजाणुदानी इसके ऊपर क्या आवरण है। मैंने आपसे कहा है लघु बीजाणुदानी की संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले इसकी जो संरचना की बात करें, इस लघु बीजाणुदानी 4 लघु बीजाणुदानी है, यानी जो परागकोश के अंदर लघु बीजाणुदानी, इनके ऊपर क्या मिलता है, एक आवरण मिलता है, एक मतलब इसको ढके हुए एक आवरण मिलता है जिसको हम एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा कहते हैं। अब इसको मैं लिख देता हूँ। ये होता है, ये पहला आवरण होता है। ये क्या होता है, पहला आवरण होता है लघु बीजाणुदानी का, जिसको हम क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। ये जो लघु बीजाणुदानी के ऊपर एक स्तर मिलता है आवरण के रूप में, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। अब इसकी जो दूसरी बात करें हम कि जो लघु बीजाणुदानी होती हैं, इसके अंदर क्या मिलता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिलता है। क्या मिलता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह। ये देखिए, ये मिल रहा है छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह। मैं आप लोगों को एक लघु बीजाणुदानी में बना के दिखा देता हूँ, और इस ऐसा ही जैसी एक लघु बीजाणुदानी में जैसी क्रिया होगी, जैसा कि इसमें सारे जो छोटी छोटी कोशिकाएं मिलेंगी और उसके ऊपर आवरण होगा जिसको हम बाह्य त्वचा कहेंगे, वैसा ही सभी लघु बीजाणुदानी में होगा। इन सब में भी छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिलेगा। जो आगे मैं इससे आगे भी जो आपको क्रियाएं बताऊंगा वो सभी में होंगी। तो मैं अभी आपको एक में करके दिखा रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल के लिए। आप लोग सभी में अपने चित्र बना लेना, इससे जो है हमारी वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ये कोशिकाओं का क्या मिल रहा है, समूह। इसको हम ऐसे कर देते हैं डॉट डॉट।
ये क्या है, कोशिकाओं का समूह। इसको मैंने डॉट डॉट बना दिया, कुछ कोशिकाएं मैंने बना के दिखा दी हैं, आप लोग समझ जाना। ये मैं लिख भी दे रहा हूँ कि क्या है, कोशिकाओं का समूह है। क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो रही है, जिससे ये अपलोड भी बड़ी देरी में होती है। इसके लिए मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आप लोगों को शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कोशिकाओं शॉर्ट में मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, मैं ये आपको जो कोशिकाएं थी मैंने कुछ बना के दिखा दी, कुछ मैंने उस पर डॉट डॉट कर दिया। मतलब ये जो है ये कोशिकाएं, ये कोशिकाओं का क्या है, समूह है, जिसको हम क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है अधोस्तरीय कोशिकाएं। क्या कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिकाएं। ये जो कोशिकाओं का समूह मिलता है, छोटी छोटी कोशिकाओं का, इन कोशिकाओं का कहा जाता है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका ये जो कोशिकाओं का समूह है। अब ऐसी संरचना सभी लघु बीजाणुदानी में मिलेगी। सभी लघु बीजाणुदानी में अधोस्तरीय कोशिकाएं होंगी, यानी सभी लघु बीजाणुदानी में छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिलेगा। अब जो अगली संरचना है, अगली संरचना में बनाने जा रहा हूँ, ये जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, इनमें से एक कोशिका मान लो ये जो कोशिकाएं हैं, ये देखो, ये आपको दिख रही छोटी छोटी कोशिकाएं। इन अधोस्तरीय कोशिकाओं में से एक कोशिका जो होती है वो आसपास की कोशिकाओं से क्या करती है, पोषण ग्रहण करती है। ये जो कोशिकाओं का समूह मिल रहा है, इनमें से एक कोशिका जो होती है मध्य में बीच में, वो आसपास की कोशिकाओं से क्या करती है, पोषण ग्रहण करती है, और पोषण ग्रहण करके क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आकार में वृद्धि कर। तो उस कोशिका को हम बाद को कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। क्या कहते हैं, प्रप्रसु कोशिका। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसी में दूसरा आपको, जो ये स्टेप 1 हो गया, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये क्या हो गया, स्टेप 1। तो हम स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आएंगे स्टेप 2 पे। ये पूरी संरचना मैं आपको स्टेपों में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, जो लघु बीजाणुदानी है उसके अंदर कोशिकाओं का समूह बना। लघु बीजाणुदानी है उसके ऊपर क्या आवरण मिल रहा था, जिसको हमने बाह्यत्वचा कहा, और इसके अंदर छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिल रहा था, जिसको हमने कहा अधोस्तरीय कोशिका। अब जो स्टेप 2 है उसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका। तो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये छोटी छोटी कोशिकाओं के क्या मिल रहा था, समूह। ये मैं फिर से बना रहा हूँ इन कोशिकाओं को। मैंने आपसे कहा कि छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिलता है, जिनमें से एक कोशिका जो मध्य में होती है वो आसपास की कोशिकाओं से क्या करती है, पोषण ग्रहण करती है, और पोषण ग्रहण करके अपने आकार में वृद्धि कर बड़ी हो जाती है। उस कोशिका को हम कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। तो मैंने आपको बताया कि ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। इनमें जो एक मध्य में कोशिका होती है वो आसपास की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करती है, और पोषण ग्रहण करके क्या हो जाती है, आकार में बड़ी। क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। और जो जिन कोशिकाओं से वह पोषण ग्रहण करती है वो कोशिकाएँ क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें मार कर ही वो पोषण ग्रहण करती है। अब आप लोगों को इसमें एक कोशिका दिख रही होगी, ये दिख रही है आपको, ये जो कोशिका, ये और कोशिकाओं की अपेक्षा क्या आकार में बड़ी है। इस कोशिका ने आसपास की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण किया, आकार में बड़ी हो गई। अब ये और पोषण ग्रहण करेगी और बड़ी होगी। जैसे ही इसकी पूर्ण वृद्धि हो जाती है इस कोशिका की, ये मान लो वृद्धि करके और बड़ी हो गई। अब ये कोशिका जो है और कोशिकाओं की अपेक्षा आपको बहुत बड़ी दिख रही है। अब इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, इस कोशिका को हम कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। इस कोशिका को कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। कौन सी कोशिका को,
जो कोशिका जो अधोस्तरी कोशिका मिल रही थी उन कोशिकाओं में जो मध्य में एक कोशिका थी वो आकार में वृद्धि कर आसपास की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण कर आकार में वृद्धि कर बड़ी हो जाती है, उस कोशिका को कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। अब ये प्रप्रसु कोशिका, इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। इसके विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती हैं? दो कोशिकाएं। इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। इसके विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे कि दो कोशिकाएं कौन सी बनती हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका, क्या हो गया, स्टेप 2। ये हो गया आपका स्टेप 2, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। स्टेप 1 में हमने पढ़ा कि अधोस्तरी कोशिका मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिलता है, जिन्हें क्या कहते हैं, अधोस्तरी कोशिका। उनमें से एक कोशिका वृद्धि कर बड़ी हो जाती है, आसपास की कोशिकाओं से पोषण ग्रहण, उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। अब प्रप्रसु कोशिका में क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी। अब हम जानेंगे कि दो कोशिकाएं वो कौन कौन सी होगी। तो आइए देखते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जानेंगे स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होता है ये हम देखेंगे। स्टेप 2 में हमने पढ़ा प्रप्रसु कोशिका बनती है। अब हमने कहा उस कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। अब वो दो कोशिकाएं कौन सी बनेंगी और कहाँ बनेंगी, मतलब यहाँ पर कोशिका विभाजन हुआ तो यहाँ। अब मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, मैं एक लघु बीजाणुदानी में ये मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ, ये सभी में होगी, इसमें भी होगी, यही इसमें होगी, यही इसमें, यही इसमें। ये क्रिया जो होगी वो सभी में होगी। मैं आपको एक में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो वीडियो है वो मेरी बड़ी ना हो जाए, और जो वीडियो बड़ी हो जाती है तो उसको अपलोड होने में टाइम लगता है और उसमें जो है डाटा भी ज़्यादा जाता है। तो अब हम इसमें समझेंगे कि जो प्रप्रसु कोशिका है वो विभाजन करेगी। ये अधोस्तरी कोशिकाएं, ये अभी भी हैं, ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं इनको अभी भी हम अधोस्तरी कोशिकाएं कहेंगे। ये अभी नष्ट नहीं हुई है, ये वाली अभी बाकी हैं, जो जिनसे उन्होंने पोषण ग्रहण किया था, केवल वही वाली अधोस्तरी कोशिकाएं नष्ट हुई थी, और उसके जो जिनसे पोषण ग्रहण नहीं किया था वो वाली अभी भी हैं। ये भी नष्ट होंगी, लेकिन आगे जाके होंगी, तब हम पढ़ेंगे कैसे नष्ट होंगी। तो अभी हम देखेंगे कि कोशिका विभाजन प्रप्रसु कोशिका में हुआ, जिससे क्या दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब वो दो कोशिकाएं कौन सी हैं ये देखेंगे। ये आपको दो कोशिकाएं दिख रही होंगी। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ये जो आपको ये वाली कोशिका दिख रही है, इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। इस कोशिका को क्या कहते हैं, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। और ये जो आपको कोशिका दिख रही है, इस कोशिका को कहते हैं प्राथमिक भित्तिमय कोशिका। क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तिमय कोशिका। तो मैंने आपको बताया स्टेप 1 में जो छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह मिलता है लघु बीजाणुदानी में, जिनको हम कहते हैं अधोस्तरी कोशिका, उसमें से एक कोशिका आकार में वृद्धि कर बड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। और प्रप्रसु कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ। प्रप्रसु कोशिका में जब कोशिका विभाजन हुआ तो उससे दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। जो दो कोशिकाएं हैं इसमें से जो एक बाहर की तरफ मिल रही है, अब ये आप देखिए इसमें कौन सी कोशिका है जो अंदर की तरफ है और कौन सी बाहर की तरफ। ये जो कोशिका ये बाहर की तरफ मिल रही है, जो इसमें जो बाहर की तरफ कोशिका मिलती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक भित्तिमय कोशिका। और जो कोशिका लघु बीजाणुदानी में अंदर की ओर मिलती है, जो बाहर की तरफ मिलती है लघु बीजाणुदानी में जो कोशिका, उसको कहते हैं प्राथमिक भित्तिमय कोशिका। और जो कोशिका लघु बीजाणुदानी में अंदर की ओर मिलती है उसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। उसको कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो अब बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब ये भी जो है लघु बीजाणुदानी है या पुंकेसर है, नरजनन पुंकेसर, ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ है अभी। आप लोग सोचें कि पूरा पढ़ा दिया इन्होंने, कुछ बताया भी नहीं ज़्यादा, तो ये भी पूरा नहीं हुआ है ये टॉपिक अभी। ये कल हम पढ़ेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको मैं अच्छे से और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो अगर मैं ज़्यादा बड़ा समझाऊंगा तो वीडियो है जो लंबी हो जाएगी। तो हमने आज 3 स्टेप पढ़ लिए हैं, इसके 2 स्टेप और रह गए हैं, वो 2 स्टेप हम कल कंप्लीट करेंगे और उसी में जो पूरी संरचना हो जाएगी किसकी, लघु बीजाणुदानी की, फिर पुंकेसर की,
थोड़ी बहुत और देखेंगे, उसके बाद पूरा ये पुंकेसर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इसमें अभी ये लघुबीजाणुदानी की संरचना पढ़ने के बाद हमें 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। एक लघुबीजाणु जनन, जब लघुबीजाणु का निर्माण होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे लघुबीजाणु जनन, और फिर लघुबीजाणु जो होंगे उनका परागकण में, मतलब लघुबीजाणु से परागकण कैसे बनेगा ये पढ़ेंगे। तो ये पूरा पढ़ने के बाद ही हमारा नरजनन समाप्त होगा। तो अभी स्टेप 3 तक मैंने आपको समझा दिया है, कल 2 स्टेप और पढ़ेंगे। मैं ये जो पूरा नरजनन पुंकेसर ये 5 दिनों में ख़त्म करवा दूंगा, यानी 5 वीडियो में। तो वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए ये हमारे जो चैनल सुपर नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।